इंडिया में हम गोदी मीडिया किसे कहते हैं, अटैक ऑन इंडियन सॉवरेनिटी इन यूएसए। और ये कुछ सैंक्शंस लग गई हैं। इंडिया जो कि कहता था कि हम किसी से आगे नहीं, यूएसए पाकिस्तान का बाप है, यूएसए तो पाकिस्तान का बाप है, पाकिस्तान का जो है वो बाप हम यूएसए को समझते हैं, बल्कि हम खुद पाकिस्तान के बाप है। लेकिन अब तक बात रही जैसे कि इंडिया जैसे तरक्की कर रहा है तो उसमें तो ये टारगेट कर रहे हैं, ओपनली टारगेट कर रहे हैं। और बिल्कुल ठीक बात है कि पैसे देकर तो फिर कुछ भी कर सकते हैं, फिर तो पैसे देके ये अपने मुल्क को भी गंदा कर सकते हैं। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल से मेरा रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा सिंह, मेरे साथ हैं मैं राना से। नाज़रीन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी खबर आई है कि यूएसए ने इंडियन सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक कर दिया और यूएसए ने इंडियंस के ऊपर सेक्शन लगाना शुरू कर दिए हैं। अटैक ऑन इंडियन सॉवरेनिटी इन यूएसए। और ये कुछ सैंक्शंस लग गई हैं। इंडिया जो कि कहता था कि हम किसी से आगे नहीं, यूएसए पाकिस्तान का बाप है, यूएसए तो पाकिस्तान का बाप है, पाकिस्तान का जो है वो बाप हम यूएसए को समझते हैं, बल्कि हम खुद पाकिस्तान के बाप है। लेकिन अभी इंडिया ने को ऐसे क्यों लग रहा है कि यूएसए ने इंडिया की जो है वो सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक कर दिया है। तो एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब हमारे चैनल। अब बेल आइकन ऑल प्रेस कीजिए। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। हेलो एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली यूएसए के एक बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर आउटलेट वॉल स्ट्रीट जर्नल पे फ्रंट पेज की एड आई। वहां पर लिखा था कि इंडिया के वित्त मंत्री सहित कई जो और ऑफिशियल्स है इंडिया में, इन पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए यूएस गवर्नमेंट। और इसके रिस्पांस में भारत की तरफ से रिप्लाई ये आया कि ये अपने आप में अटैक है ऑन इंडियन सॉवरेनिटी, जो हमारी संप्रभुता है, इस पर आक्रमण किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख पाओगे तो हिंदू का आर्टिकल है अटैक ऑन इंडियन सॉवरेनिटी। अगेन ये बहुत ज्यादा हैवी वर्ड्स हैं और ये जो हैवी वर्ड्स हैं ये यूज किए हैं भारत सरकार में एक सीनियर एडवाइजर ने। क्योंकि यहाँ पर आप देख पाओगे जो एड है ना, ये अपने आप में इंडिया यूएस रिलेशंस को बुरी तरीके से डैमेज भी कर सकती है। अब ये आपके सामने न्यूज़पेपर है वॉल स्ट्रीट जर्नल का। जिस तरीके से हमारे यहाँ बहुत सारे अखबार हैं, द हिंदू हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो उसी तरीके से यूएसए में एक बहुत ही बड़ा न्यूज़पेपर है वॉल स्ट्रीट जर्नल। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल का जो फिजिकल न्यूज़पेपर है ना, आपने देखा होगा काफी बार इंडिया में जो अखबार है वहां पे फ्रंट पेज पर या फिर इवन अखबार के अंदर भी एक फुल पेज ऐड आती है किसी नई मूवी की, किसी नए शो की, या फिर अगर मान लो कोई कंपनी है वो कुछ एडवर्टाइज कर रही है, तो उसी तरीके से वॉल स्ट्रीट जर्नल के अखबार पे ये फुल पेज ऐड आई। और यहाँ पे लिखा क्या है, लिखा है वांटेड। नीचे यहाँ पर ये भी लिखा है मोदीज मैग्निट्स्की 11। अब ये जो मैग्निट्स्की 11 है ना, इसका रिलेशन डायरेक्टली रशिया से है। ये भी आपको बताऊंगा ये क्या कहानी है। मगर आगे देखो यहाँ पर लिखा है कि ये ऑफिशियल्स हैं इंडिया के, जो इंडिया को बनाते हैं निवेश करने के लिए एक अनसेफ जगह। ये जो अपने आप में एडवर्टीजमेंट है ना, ये कह रही है कि भारत निवेश करने के लिए असुरक्षित देश है। आप सोच कर देखिए, तो ये भारत के इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे अटैक ही है। क्योंकि हमें आज के समय निवेश चाहिए, हम चाहेंगे कि यूएसए की कंपनीज इंडिया में निवेश करें। और आज के समय एक ऐसे टाइम में जब यूएसए में हमारी वित्त मंत्री है और वो वहां पर इंडियन इकोनॉमी को प्रमोट कर रही है, एक ऐसी ऐड आ जाए यूएसए के लीडिंग न्यूज़पेपर में कि जी इंडिया एक असुरक्षित जगह है निवेश के लिए, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। आगे ये ऐड में लिखा है कि यहाँ पे निर्मला सीतारमण, उसके अलावा जो इसरो की कमर्शियल आर्म के चेयरमैन है, एंथ्रेस कॉर्प के चेयरमैन, इनको, उसके अलावा सॉलिसिटर जनरल, सुप्रीम कोर्ट के जज, कई और ऑफिशियल्स, इन सब पर यूएस गवर्नमेंट सैंक्शन भी इंपोज कर दे ना। एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि ये जो एड है ना, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुद ही छापी। हालांकि इस एड को अप्रूवल वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दी है। मेरे हिसाब से ऐसी एड को अप्रूव नहीं करना चाहिए था, जहां पर यह बात की जा रही है कि अमेरिकन गवर्नमेंट एक फ्रेंडली कंट्री के मिनिस्टर्स पर सैंक्शंस इंपोज कर दे। मगर वॉल स्ट्रीट जर्नल में यह एड पब्लिश हो गई। तो ये बात अभी के लिए मैं क्लियर कर दूं कि इस एड से बाइडेन का कोई रिलेशन नहीं है, वॉल स्ट्रीट जर्नल का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। ये एड एक्चुअली पब्लिश करी है अमेरिका के एक एनजीओ ने। इस एनजीओ का नाम है फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे एड के नीचे ये इनका लोगो भी है, फ्रंटियर्स ऑफ फ्रीडम। इन लोगों ने पैसा दिया वॉल स्ट्रीट जर्नल को और फिर ये एड छपी। मगर भारत में लोग फ्रंटियर्स फॉर फ्रीडम पर फोकस नहीं कर रहे, क्योंकि लोग जानते हैं कि ये सिर्फ एक मखौटा है, ये एक यूएस का संगठन है
जिसको आप डोनेशन दोगे वो कोई भी ऐड पब्लिश करवा देगा। इस ऐड के पीछे जो असली आदमी है, जो इंडियन आर्टिकल्स में जिसपे आरोप लग रहे हैं कि इसने ये ऐड पब्लिश करवाई है, वो है रामचंद्र विश्वनाथन। यहाँ पे आप देख पाओगे रामचंद्र विश्वनाथन who ran anti-India ad against मोदी गवर्नमेंट एंड फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है विश्वनाथन। अब आप एक माइंड में सोचोगे वेट, हमें तो लग रहा था कि यूएस की कोई ये साजिश है कि हमारे जब वित्त मंत्री गई जब यूएसए में तब इन्होंने ये ऐड छपवा दी, मगर रियलिटी में इस ऐड के पीछे एक इंडियन ओरिजिन के अमेरिकी नागरिक है ये विश्वनाथन। तो ये सब क्यों हुआ, इनको क्या तकलीफ है इंडिया में निवेश से, ये क्यों चाहते हैं कि भारत के मिनिस्टर्स पर सैंक्शन लगा दे अमेरिका? वेल, ये समझने के लिए आपको जाना होगा 2004 में। आपने ओवर द इयर्स ना बहुत बार आर्टिकल में सुना होगा एंथ्रेक्स देवास केस, इसको काफी बार इसरो देवास केस भी कहते हैं, जिसमें दो मेन ये पार्टीज हैं, एंथ्रेक्स कॉर्पोरेशन जो इसरो का कमर्शियल आर्म है, उसके अलावा देवास मल्टीमीडिया। इन दोनों के बीच में दुनिया भर के कोर्ट्स में, चाहे अमेरिकन कोर्ट हो, कनेडियन कोर्ट, यूरोपियन कोर्ट, इंडियन कोर्ट, कई सालों तक लीगल बैटल हुई। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ठीक है, तो देवास ये जो कंपनी है, इस कंपनी से क्या रिलेशन है विश्वनाथन का? देखिए, विश्वनाथन सीईओ थे देवास कंपनी के, और देवास ने एंथ्रेक्स कॉर्पोरेशन के थ्रू इसरो के साथ 2004 में एक एग्रीमेंट किया जिसके अंदर इसरो सैटेलाइट लॉन्च करेगा इस कंपनी के लिए, और ये कंपनी वो सैटेलाइट यूज करेगी। बाद में करप्शन का इशू सामने आ गया और 2011 में यूपीए गवर्नमेंट ने ये जो सारी डील थी ये कर दी कैंसिल। विश्वनाथन जो उस वक्त लीड कर रहे थे देवास को, इनको बड़ा गुस्सा आया। इन्होंने कहा कि अब मैं केस करूंगा, हर जगह केस करूंगा, और इन्होंने किया भी। जैसे मैंने आपको बताया, यूएस, कनाडा, दुनिया भर में इन्होंने केस किया अंतरिक्ष पर, और कई जगह वैसे ये केस जीते भी, मगर इन दी एंड भारत के सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी वो बाकी कोर्ट्स पर भारी पड़ गई। भारत में आज भी विश्वनाथन को देखा जाता है देवास कंपनी के फॉरवर्ड सीईओ के रूप में, जो दसियों हजार करोड़ के स्कैम में इन्वॉल्व है, जिनका नाम बताया जाता है कि स्कैम में आया था। उसके अलावा भारत में जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, इन्होंने इनकी कंपनी का ऑक्शन भी करवा दिया था जून महीने में इसी साल। उसके अलावा एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने इन्हें एक भगोड़ा भी घोषित कर रखा है, मतलब कि इंडिया में स्कैम करके ये भाग गए। तो इससे आप समझ गए होंगे कि विश्वनाथन क्यों नाराज है करंट गवर्नमेंट से। बेसिकली इंडिया से ही इनकी नाराजगी क्यों है, ये चाहते नहीं है कि भारत में निवेश हो। लिख रहे हैं यहाँ पर कि इंडिया एक अनसेफ प्लेस है टू इन्वेस्ट, क्योंकि भारत में इन पर बहुत सारे आरोप लगे हैं, पर्टिकुलरली करप्शन के। मगर विश्वनाथन का ये कहना है यूएसए में कि जो करंट गवर्नमेंट है इंडिया में, ये इनके पीछे पड़ी है, ये ज्यादा अग्रेसिवली इनको डील कर रही है। तो अब इसके रिस्पॉन्स में इन्होंने क्या कर रखा है कि यूएसए में बहुत सारे जो एनजीओ हैं उनको फंडिंग दे दी, उनके साथ मिलकर काम किया, और ये कोशिश करनी स्टार्ट कर दी कि यूएसए के एक सर्टेन एक्ट के अंडर इंडिया पे सैंक्शन लग जाए। अब ये एक्ट कौन सा है? ये है ग्लोबल मैग्निट्स्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट। ये एक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसकी कहानी जान के आपको काफी ताजुब होगा ना। पहली बात तो ना, मैग्निट्स्की एक्ट के बारे में जानने से पहले एक बात समझ लो कि जितना करप्ट इंडिया है ना, उससे कई गुना ज्यादा करप्ट आपको मिलेगा रशिया। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को आप अगर देखोगे तो जहां पर भारत की रैंक है 180 में से 85 की, जो अपने आप में बहुत अच्छी रैंक नहीं है, मगर रशिया की रैंक आप देखोगे तो 136 है। और इसका रीजन ये है कि रशिया में जो जुडिशरी है ना, ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। व्लादिमीर पुतिन की सरकार जो मर्जी करना चाहे वो कर सकती है। 2009 में बड़ा एक अनफॉर्चुनेट केस हुआ, रशिया में एक टैक्स लॉयर थे सरगई मैग्निट्स्की के नाम से। कई लोग पूछते हैं कि रशिया में सिर्फ दो ही नाम होते हैं क्या, सरगई व्लादिमीर। ये मैं भी सोचता हूँ काफी बार, मतलब 3-4 नाम इनके फेमस है, मिखाइल सरगई व्लादिमीर, उसके अलावा ज्यादा नाम दिखते नहीं है इनके। खैर, तो सरगई मैग्निट्स्की ये रशिया में एक टैक्स लॉयर, इन्होंने देखा कि रशिया में करोड़ों रुपए का करप्शन हो रहा है और रशियन टैक्स ऑफिशियल्स चुपचाप मिलियंस ऑफ डॉलर्स का करप्शन करके बाहर के बैंक्स में पैसा स्टोर कर रहे हैं। जब मैग्निट्स्की ने ये इशू रेज करने की कोशिश करी तो रशिया में तंत्र इतना ज्यादा ताकतवर है कि इन रशियन टैक्स ऑफिशियल्स ने ना करप्शन, इंटरनल करप्शन जुडिशरी के साथ करके वापस मैग्निट्स्की पर ही केस कर दिया और इन पे आरोप लगा दिया फ्रॉड का। मैग्निट्स्की को उसके बाद जेल हो गई और जेल में इनको कई बीमारियां हो गई। रशियन गवर्नमेंट ने इनका इलाज करवाने से मना कर दिया और फिर जेल में ही एक दिन इनकी मौत हो जाती है। ना मैग्निट्स्की का जो केस है ये यूएसए को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, तो यूएसए में बहुत सारे जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने इस केस को पिकअप कर लिया और इन्होंने ये सोचा कि व्लादिमीर पुतिन की सरकार को टारगेट करने का बहुत अच्छा तरीका है ये केस। इसी आदमी के नाम पर ना
हम यूएसए में बनाते हैं एक कानून और उस कानून के अंडर हम रशिया में जो व्लादिमीर पुतिन के करीबी लोग हैं उन पर लगाएंगे सैंक्शंस। और इसी तरीके से जन्म हुआ मैग्निट्स्की एक्ट का। और व्लादिमीर पुतिन आप इमेजिन कर सकते हैं नफरत करते हैं मैग्निट्स्की एक्ट से, क्योंकि जब भी इस एक्ट का मेंशन होता है रशियन मीडिया में लोगों को याद आती है सरगेई की कि किस तरीके से उसने करप्शन एक्सपोज करने की कोशिश करी, अंत में उस पर ही केस हो गया और वो जेल में मारा गया। तो अभी जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में एड पब्लिश हुई है ना, वहां पर ऐसा ये लोग दिखा रहे हैं कि जो मैग्निट्स्की के साथ हुआ था ना वही विश्वनाथन के साथ हो रहा है, जबकि दोनों केसेस कंप्लीटली डिफरेंट है। मगर इससे हमको ये भी दिखता है कि यूएस मीडिया कितना ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इस एड में पहली बात तो मैग्निट्स्की जो एक बहुत ही सैड केस था उसका यूज किया जा रहा है इंडिया को टारगेट करने के लिए, इंडियन गवर्नमेंट को टारगेट करने के लिए। फिर आगे ये यहाँ पर ऐड करते हैं कि इंडिया अनसेफ प्लेस है टू इन्वेस्ट, फिर ये सैंक्शंस की भी डिमांड करते हैं मैग्निट्स्की एक्ट के अंडर ही। तो इतना कुछ एक आदमी यहाँ पर करवा रहा है यूएसए के अखबारों में, और यूएसए के अखबारों ने सिंपली ना यहाँ पर यही किया है कि ऊपर लिख दिया पेड एडवर्टीजमेंट। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि क्या अमेरिका का जो मीडिया है ये वेपनाइज हो चुका है? कोई भी अगर मान लो भारत से भागता है, किसी पर आरोप लगे हैं फाइनेंशियल फ्रॉड के या किसी और टाइप के आरोप लगे हैं, वो यूएस में जाकर इस टाइप की एड पब्लिश करवा सकता है और भारत के बारे में ये सब लिख सकता है। इज इट अलाउड? तो ये एक ऐसा इशू है जो टाइम आ चुका है कि इंडिया प्रॉपरली रेज करे यूएसए के साथ कि आपका जो मीडिया है ये क्या ऐसी बातें ओपनली पब्लिश कर सकता है एडवर्टीजमेंट के नाम पर कि भारत पे सैंक्शन लगा दो, भारत पे निवेश मत करो। ये तो कोई ऐड भी नहीं हुई, ये तो क्लियरली एक प्रोपेगेंडा है। तो क्या यूएस एक फ्रेंडली कंट्री के अगेंस्ट अपने मीडिया में ये प्रोपेगेंडा अलाउ करेगा या नहीं करेगा? ये हाई लेवल पर ये बात उठाने की आवश्यकता है। नहीं तो मैं आपको बता दूं, एक बार ये एग्जाम्पल सेट हो गया तो बहुत से लोग हैं यूएसए में और देशों में वो इसी तरीके से भारत को टारगेट करना चाहेंगे एडवर्टीजमेंट्स के जरिए। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके हिसाब से इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या हो सकता है? लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, एक एमसीक्यू यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सौरव गांगुली को कौन रिप्लेस करेगा एज बीसीसीआई प्रेसिडेंट? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रवि शास्त्री, कपिल देव, रॉजर बिली या फिर सुनील गावस्कर। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं क्योंकि इजी क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको बताना चाहिए। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। फाइनली क्या कहती हैं दीजा आप? मुझे तो मेरा ये स्टेप बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा, फजूल लगा। लाइक एडवर्टीजमेंट के नाम पे आप ये क्या कर रहे हो? ठीक है। और दूसरा मुझे लगता है कि अब आपका मीडिया इतना तो कंट्रोल्ड होना ही चाहिए। देखो आप क्या ये इतना ओपनली अमेरिका के बारे में लिख सकते हैं, अपनी स्टेट के बारे में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। और जहाँ तक बात रही जैसे कि इंडिया जैसे तरक्की कर रहा है तो उसमें तो ये टारगेट कर रहे हैं, ओपनली टारगेट कर रहे हैं। और बिल्कुल ठीक बात है कि पैसे देकर तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। फिर तो पैसे दे के ये अपने मुल्क को भी गंदा कर सकते हैं। पैसा इनका तो मतलब ही पैसा है ना, इनको पैसा दो, ये पाकिस्तान को छोड़ दो, इंडिया को बुरा करें, यूके को करें, जिस मर्जी को करें। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म के नाम पे अगर आप प्रोपेगेंडा फैलाएंगे तो वो तो बुरी बात है। अब एक चीज़ मैं ये कह दूं कि यहाँ पे एक चीज़ तो ये साफ साफ है, और देखें कि 2004 के केस का बदला किस तरह से वो लेता आज 2022 के अंदर 2004 के केस की बुनियाद पे 2022 के अंदर जाके जो है ये मामला जो है दोबारा से निकल रहा है और इसकी जो शाखें हैं वो बाहर नज़र आ रही हैं, और इसकी बुनियाद पे इंडिया को कहीं ना कहीं उसकी इमेज को जो है वो मसला बनेगा। लेकिन एक चीज़ ये याद रखें कि देखें आप पाकिस्तान के हवाले से अगर जो बाइडन की या कुछ इस तरह की स्टेटमेंट आती है ना तो इंडिया कहता है कि पाकिस्तान में थरतली मच गई। तो इंडिया में भी इस वक्त सिर्फ एक जर्नल की बुनियाद पे कि वो इंडिया में पब्लिश हो गए तो इंडियंस को भी लग रहा है कि इंडियंस की सॉवरेनिटी के ऊपर जो है अटैक हो गया। सो ये इस तरह, लेकिन एडवर्टीजमेंट जो है यूएसए के अंदर हुई है। और इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म चाहे जिस तरह की मर्जी हो, लेकिन मेरे ख्याल में जर्नलिज्म नाम ही उस चीज़ का कि जब आप फैक्ट्स एंड फिगर्स और कुछ आप के पास इन्वेस्टिगेशन होती है किसी चीज़ की प्रॉपर्टी, देन ही आप उसके हवाले से कुछ भी करते हैं। आप विदाउट इन्वेस्टिगेशन किसी भी किस्म की कोई चीज़ अगर कर देंगे, वो जो बंदा आपको पेड कर रहा है, जो आपको पे कर रहा है, जो आपको पैसे दे रहा है, उसके हवाले से तो शायद उसके लिए वो ठीक हो, लेकिन उससे एक बहुत बड़ा जो आप कह सकते हैं कि गैप पैदा हो सकता है बिटवीन टू नेशंस,
सो वो जो है उसको किसी भी किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लाजमी मद्देनजर रखना चाहिए। और इसकी सजेशन और इसका सोल्यूशन मेरे नज़दीक भी यही है कि कम से कम मीडिया की इतनी रेगुलेशन तो होनी चाहिए कि जिसकी बुनियाद पे वो किसी के ऊपर भी कोई इस तरह का ब्लेम, और ये तो बिल्कुल जर्नलिज्म के अंदर बहुत सालों से और बहुत अरसे से होता हुआ आ रहा है कि कुछ लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू टिपिकली किसी एक इंसान को, किसी एक कंट्री को, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट तो करते आए हैं। इवन दो ये अगर बड़े लेवल पे देखा जाए तो इस तरह से, लेकिन अगर छोटे लेवल पे देखा जाए तो इंडिया में हम गोदी मीडिया किसे कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी हर एक जमात के हवाले से कुछ ना कुछ तो मीडिया आउटलेट्स मौजूद हैं। सो ये चीज़ें निचले लेवल पर भी मौजूद हैं। तो इन चीज़ों को निचले लेवल से जब हम मिटाना शुरू करेंगे तो ऑब्वियसली बात है एक बड़े लेवल पे भी ये चीज़ें जो है वो सॉल्व होती हुई दिखाएंगे। आप इस हवाले से क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आईडी मेंशन फॉलो करें, सजेशन दें। तब तक अपने मेजबानों को दुआ में याद रखें। अल्लाह ने